प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर लेसन नंबर 14 कोरिलेशन सह संबंध। ये स्टैटिस्टिक्स का एक चैप्टर है। ये हम ले रहे हैं यूनिट 4 से। और कोरिलेशन का मीनिंग क्या है, यहाँ से हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। बच्चों, शब्द क्या कहता है? सह संबंध। सह का मतलब होता है दो के बीच में, रिलेशन बिटवीन टू, है ना। तो ये जो को शब्द है ना, CO, को का मतलब ही सहयोग के लिए होता है। कॉपरेशन, सुना है ये शब्द? कोऑपरेटिव, सहकारी। इन को शब्द का मतलब है कि एक या एक से अधिक के बीच का संबंध। तो कोरिलेशन चैप्टर हमारा एक गणितीय रिलेशन को बताता है। किसको बताता है? मैथमेटिकल रिलेशन, गणितीय संबंध। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या गणित के आधार पर भी संबंध कोरिलेट होता है? तो हम इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मान लो हम एक सर्वे करते हैं जिसमें हम ये चेक करते हैं कि एक जो खेत है उसमें उस साल कितनी बारिश हुई और उस साल कितनी फसल हुई। इन दोनों के जो डेटा होते हैं वो हम कलेक्ट करते हैं और हमारे पास आ जाते हैं। करीब 10 सालों के हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। और वो डेटा क्या है? पहला है रेनफॉल, कितनी बारिश हुई, और दूसरा डेटा है प्रोडक्शन, फसल कितनी हुई। ठीक है। अब हम इस डेटा को कैलकुलेशन में ले लेते हैं और उनके बीच में एक गणितीय संबंध निकालते हैं। उस मैथमेटिकल रिलेशन को निकालने से पहले आप इस बात का प्रश्न का जवाब दें, क्या इनमें कोई संबंध है? इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन रेनफॉल एंड प्रोडक्शन? तो यू विल से यस सर, योर आंसर विल बी यस सर। सर, बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, बारिश अधिक होगी तो अच्छी फसल होना है, बारिश नहीं होगी तो फसल नहीं होगी। मतलब दीज टू आर कोरिलेटेड। अब हम उन्हीं के जो कोरिलेशन है उसको मैथमेटिकली स्टेब्लिश कर रहे हैं। और मैथमेटिकली स्टेब्लिश हम कैसे करेंगे? हम कहेंगे रेनफॉल एक डेटा हो गया, ठीक है ना, जो अपने आता है कि इतना मिलीमीटर बारिश हुई, इतना मिलीमीटर बारिश हुई, दैट इज द वन डेटा। और दूसरा प्रोडक्शन कितना हुआ। तो अगर हम इसकी एक टेबल बनाकर कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं तो ये कैलकुलेशन ही कोरिलेशन कहलाती है। और हमने इसको मैथमेटिकली प्रूव किया। हमने डेटा उठाए, जो बात हम जानते हैं, हम ये बात मान रहे हैं कि हाँ कोरिलेटेड है, पर हम उसकी मैथमेटिकली फ्रीक्वेंसी कितनी है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ कोरिलेशन, कितना कोरिलेट करता है। आपके हिसाब से ये कोरिलेशन किस तरह का कोरिलेशन है? बहुत ज्यादा कोरिलेट करता है या नहीं करता है? तो आपका आंसर होगा हाँ सर, ये तो बहुत कोरिलेट करता है। बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, बारिश अच्छी नहीं होगी तो फसल भी अच्छी नहीं होगी, है ना। इसी तरह से अन्य चीजें मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पता है, अगर हम दो डेटा निकालते हैं, मैरिज सीजन एंड सेल, क्या ये दोनों कोरिलेट करते हैं? मैरिज सीजन का डेटा निकाला पूरे साल का कि इस इन दिनों में, इतने इतने दिनों में जो है वो मैरिज सीजन था, शादियों का समय था, और उस समय मार्केट में क्या सेल आ रही थी, ये हम कोरिलेशन मैथमेटिकल डेटा कैलकुलेट करते हैं। इसका रिलेशन कैसा रिलेशन होगा? कोरिलेटेड होंगे या नहीं होंगे? क्या इसका प्रभाव पड़ता है मार्केट पे? पड़ता है। क्या प्रभाव होगा? आप कहेंगे सर शादियों के सीजन में सेल अच्छी होती है, तो हम अगर इसको मैथमेटिकली स्टेब्लिश कर दें डेटा के माध्यम से, तो इसका मतलब हम कोरिलेट कर रहे हैं, कोरिलेशन एनालिसिस कर रहे हैं, और हम ये तय कर रहे हैं कि इन दोनों में कैसा कोरिलेशन है। सही। सप्लाई और डिमांड,
मार्केट में अगर डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड घटेगी तो सप्लाई घटेगी। ये भी कॉरिलेशन है। मूल्य, प्राइस और डिमांड, इनमें कौन सा कॉरिलेशन है? अगर किसी वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि महंगा होने से लोग खरीदना कम कर देंगे, ऐसा होता है ना। और अगर वस्तु सस्ती हो जाएगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ये भी कॉरिलेशन है। हार्डवर्क और मार्कशीट में जो आपके परसेंटेज आते हैं, जिसको हम ऐसा कह सकते हैं, हार्डवर्क शब्द को मैं हटाकर उसकी जगह पे एक संख्यात्मक शब्द देता हूं, वो है आवर्स ऑफ स्टडी पर डे। और मार्क्स इन सब्जेक्ट, या जिसको हम बोलते हैं मार्कशीट, क्या हम इसको कॉरिलेट कर सकते हैं? क्या इनका कोई कॉरिलेशन है? आप कहेंगे हाँ सर है तो सही। कौन सा कॉरिलेशन है? हम कहेंगे सर अच्छा कॉरिलेशन है, देयर इज अ गुड कॉरिलेशन। इसकी डिग्री कैसी है? हाई डिग्री होगा या लो डिग्री कॉरिलेशन होगा? तो आप कहेंगे सर ये तो हाई डिग्री है। हाई डिग्री कैसे? कि सर ये बहुत कॉरिलेट करता है। अगर हम पर डे 6 घंटे पढ़ें तो हमारे मार्कशीट में परसेंटेज उसी अनुपात में बढ़ेंगे। अगर हम 3 घंटे पढ़ेंगे तो मार्कशीट में उसका भी इम्पैक्ट दिखाई देगा, और अगर हम नहीं पढ़ते हैं या कम पढ़ते हैं तो मार्कशीट में वो भी दिखाई देगा। क्योंकि सर ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि जो कभी नहीं पढ़ा हुआ हो और वो मेरिट में आ जाए। इसका हम ये कह सकते हैं कि एक और रिलेशन है। ये सारे बच्चों जितने भी थे, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि देखो हमारे आसपास बहुत सी चीजें हैं जिनको हम कॉरिलेट करते हैं। बस उसी कॉरिलेशन को हम मैथमेटिकली जब प्रूव कर देते हैं तो वो कॉरिलेशन कहलाता है, कॉरिलेशन एनालिसिस कहलाता है। और ये हमारे लिए कैसे काम करता है? ये हमारे लिए इसलिए काम करता है कि अगर हमें ये पता चल जाता है कि इस बार बारिश इतनी हुई है, तो क्या हम उसके अनुपात में अनुमान लगा सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि इस बार फसल कितनी होगी? क्योंकि दोनों का क्रम ये है कि पहले बारिश होती है और फिर फसल होती है। अगर हमारे पास ये रिलेशन है तो हम ये कह सकते हैं हाँ बारिश अच्छी हुई है तो फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो मार्केट में सप्लाई अच्छी होगी, मार्केट में सप्लाई अच्छी होगी तो प्राइस जो है वो ज़्यादा महंगी वस्तुएं नहीं होंगी। ये भी एक बात है। अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा है, जैसे अब कई बार हम देखते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, फसल बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप लोगों को पता है फसल बहुत ज़्यादा होने से भी नुकसान होता है किसानों का। आपने सुना होगा कि 2 ट्रक जो टमाटर थे, उन्होंने, जो किसान थे, उन्होंने सड़कों पे फेंके। ऐसी न्यूज़ कभी सूचना में पड़ी है, अखबार में देखी है? ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए हुआ कि जो इतनी मेहनत से उन्होंने जो टमाटर की फसल बनाई थी, 1 ट्रक भर के उनके पास था, लेकिन मार्केट में इतनी सप्लाई थी कि वो टमाटर के भाव 2 रुपए दे रहे हैं। वो कहता है भाई साहब इसमें तो मेरी मेहनत ही नहीं निकलती, तो वो गुस्से में उसको फेंक देता है। ऑब्वियस ये गुस्सा है। इवन कई बार ये होता है कि मैं उसको बेचूं कहाँ, मेरे खेत में या मेरे गांव में तो टमाटर सबके पास है। अब मैं, मेरे को मिलने तो 2 रुपए हैं, और 2 रुपए के लिए मैं उसको ट्रक में डाल के लेके जाऊं, इससे अच्छा फेंक दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यानी हम अनुमान लगा सकते हैं। इसका फायदा क्या मिलेगा अगर हम अनुमान लगाते हैं? तो हमें फसल बदल देनी चाहिए। बारिश अच्छी हुई है तो टमाटर मत लगाओ, तो टमाटर तो सभी लगा रहे हैं, कुछ और लगा लो भाई। और ये किसान करते हैं, उनका अनुभव उनको ये सिखाता है। अगर हम उसको गणित ये रूप में कैलकुलेट करें तो हमारे सामने भी ये चीजें आ जाएंगी। तो कॉरिलेशन एक बहुत अच्छी थ्योरी है जो हमें सिखाती है कि हम किन्हीं दो चीजों के बीच में मैथमेटिकल रिलेशन स्टेब्लिश करें, और उस मैथमेटिकल रिलेशन के आधार पर हम ये तय करें कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। क्योंकि अगर हमें एक पता है तो दूसरे का अनुमान हम लगा सकते हैं मैथमेटिकली। क्लियर? अब इसकी डेफिनेशंस को थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले देखो, मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है, इफ द वैल्यू ऑफ 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल अलग अलग जो हैं, वेरी इन सच अ वे, दोनों इस प्रकार से वेरी करते हैं, परिवर्तित हैं, दैट फ्लैक्चुएशंस इन वन
एक में जो बदलाव होता है, फ्लैक्चुएशन का मतलब उतार चढ़ाव, बदलाव, वन आर अकम्पनीड बाय द फंक्शन इन अदर, यानी दूसरे पे भी उसका क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। दीज वेरिएबल्स आर सेड टू बी कॉरिलेटेड। इन तरह के जो वेरिएबल होते हैं उनको कॉरिलेटेड वेरिएबल्स बोलते हैं। यानी एक में बदलाव दूसरे पे प्रभाव को दिखाता है। फ्लक्चुएशन इन वन विल रिफ्लेक्ट इन द सेकेंड वन, यानी उस पर भी फंक्शन पे प्रभाव होगा, तो ये क्या कहलाएगा, कॉरिलेटेड कहलाएंगे। दीज आर कॉरिलेटेड। क्लियर? तो प्यारे बच्चों ये शब्द आप नोटिस ले, फ्लक्चुएशन है तो फ्लक्चुएशन इन अदर, यानी ये सिंपल सा इसका मतलब है कि दो अलग अलग चीजें हैं, उसमें एक पर कोई भी प्रभाव होता है, फ्लक्चुएट होता है, तो दूसरे पर भी उसका प्रभाव होता है। तो ऐसे दो वेरिएबल्स आपस में कॉरिलेटेड कहलाते हैं। सही है? इसमें जैसे मान लो मैं ये कहता हूं कि क्या हाइट ऑफ फादर और हाइट ऑफ सन कॉरिलेट करते हैं? हाइट ऑफ फादर मतलब पिता की जो ऊंचाई है, तो बेटे की ऊंचाई का क्या कॉरिलेशन है कुछ? हाँ कहेंगे आप, क्या कहेंगे? हाँ सर। अब कितना कॉरिलेट है वो बात की बात है, लेकिन इम्पैक्ट तो पड़ेगा, क्योंकि हम ये देखते हैं कि अगर कोई लंबा है तो उसके बच्चे भी क्या होते हैं, लंबे होते हैं। सही है? कितना कॉरिलेटेड हुए है, मतलब कितना संभावनाएं हैं इसकी, कितना कॉरिलेटेड है, वो डिग्री ऑफ कॉरिलेशन कहलाता है। आ रही बात समझ? प्रभाव पड़ेगा, पर कितना पड़ेगा वो बात की बात है, उसी को तो हम कैलकुलेट करते हैं। सेकंड पॉइंट देखो, कॉरिलेशन एनालिसिस हेल्प्स अस, हमारी सहायता करता है इन डिटरमाइनिंग, कैलकुलेट करने में, द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप का मतलब होता है किस स्तर का उनका रिलेशन है, क्या वो हाईली कॉरिलेटेड है, क्या लोअर डिग्री कॉरिलेटेड है। हाईली कॉरिलेटेड का मतलब अगर एक में हम कुछ भी परिवर्तन करेंगे तो दूसरे में निश्चित रूप से होगा। हाईली कॉरिलेटेड का मतलब ये होता है बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। तो ये कॉरिलेशन एनालिसिस डिग्री को बताता है, किस स्तर का दोनों के बीच में क्या है, कॉरिलेशन है। सेकंड लाइन भी समझ में आती? थर्ड, कॉरिलेशन में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। कॉरिलेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी होता है। अब प्रश्न आता है सर पॉजिटिव कौन सा होगा और नेगेटिव कौन सा होगा? तो जब किसी भी x है और y है, हमारे सामने अब जितने भी सवाल आएंगे ना, उसमें दो वेरिएबल आएंगे, एक x और एक y। उसका नाम कुछ भी हो पर देयर विल बी वन x एंड वन विल बी y। तो वो ये कहता है कि अगर x में बदलाव इस तरफ है और y भी इसी तरफ बदलता है तो ये पॉजिटिव कॉरिलेशन है। ठीक है? अगर x का बदलाव इस तरफ है और y का बदलाव इस तरफ है तो ये भी कॉरिलेटेड है पर नेगेटिवली कॉरिलेटेड है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, पॉजिटिव कॉरिलेशन का था पढ़ाई करने का समय और बच्चों के मार्क्स। अगर इसका रिसर्च करेंगे तो दोनों एक ही तरफ जाएगा। अगर आप पढ़ने के समय बढ़ाते हो तो क्या होगा, मार्क्स भी बढ़ेंगे। वहीं दूसरा एग्जांपल मैंने आपसे दिया था प्राइस और डिमांड का। अगर किसी वस्तु की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड घट जाएगी, नेगेटिव कॉरिलेशन। सही है? अब प्यारे बच्चों ये देखो एक टेबल है जो हमें डिग्री ऑफ कॉरिलेशन बताती है। हमने पॉजिटिव और नेगेटिव कॉरिलेशन के बारे में भी समझ लिया है। हमारे सवाल में तो ये बहुत आसान होगा, जब आपका आंसर प्लस में हो तो पॉजिटिव कॉरिलेशन और यदि माइनस में हो तो नेगेटिव कॉरिलेशन। परफेक्ट कॉरिलेशन होता है यदि +1 हो और यदि -1 हो तो परफेक्ट कॉरिलेशन है बट नेगेटिव है। आ रही बात समझ में? उसके बाद में हाई डिग्री कब बोलते हैं, 75 से 1 के बीच में। मॉडरेट यानी मिड वो है आपका 25 से 75 के बीच में। और यदि लो डिग्री यानी 25 से नीचे, और जीरो का मतलब होता है एब्सेंट। ठीक है? यानी कोई कॉरिलेशन नहीं है, एक में कोई बदलाव हो तो उससे दूसरे पे बदलाव नहीं होता है। ये इस तरह की बात को कहता है। ठीक है?
एब्सेंट ऑफ कॉरिलेशन, एब्सेंट ऑफ कॉरिलेशन का कोई एग्जांपल? बोलो। सचिन ने 6 मारा, मम्मी की सब्जी जल गई। इसका रिलेशन 0 आएगा, क्योंकि सचिन का और मम्मी से कोई लिंक नहीं है। सही है गलत? तो जीरो एब्सेंसी का मतलब ये है कि दो ऐसे डेटा, सुन रहे हो ना, दो ऐसे डेटा जिनका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, दे आर मतलब कोई कोई लिंक ही नहीं बन रहा है, तो वहां पे एब्सेंसी आ जाएगा, 0 आ जाएगा कि कोई रिलेशन नहीं है, या वो एकदम माइनस की तरफ चला जाएगा, कोई रिलेट ही नहीं करता है। तो हम इस सवाल में कैलकुलेशन भी करेंगे और ये भी बताएंगे कि कितना कॉरिलेशन होता है। आके देखिए। कॉरिलेशन की कैलकुलेशन में सबसे पहला नाम आता है ए, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, क्या बोलते हैं इसे? सहसंबंध गुणांक, कार्ल पियर्सन का। तो उसमें डायरेक्ट मेथड पहले, तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है आर। कॉरिलेशन का सिंबल क्या होता है? आर होता है, स्मॉल आर होता है। सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। जहां dx का मतलब x माइनस एक्स बार है और dy का मतलब y माइनस वाई बार है। स्टैंडर्ड डेविएशन x और स्टैंडर्ड डेविएशन y का फॉर्मूला होगा ये आपके सिग्मा डी स्क्वायर एन अपॉन एन, सॉरी, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन और सिग्मा डी स्क्वायर वाई अपॉन एन अंडर रूट में। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। अब आप इसे डी एक्स स्क्वायर बोलो तो भी वही बात है, डी वाई स्क्वायर बोलो तो भी वही बात है। जैसे मैंने बोला डी स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई, तो एक्चुअली क्या होता है कि स्क्वायर डी का होता है। आ रही है बात समझ में? तो इसलिए वो उस पर स्क्वायर लगाता है, पर हम बोल चाल में इसको डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ये आपका डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला हुआ। आप इसको कॉपी में नोट करें और इसको जल्दी से याद भी करें, और इसमें मेन बात इसको याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। क्या चीज? x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार dx और dy का मतलब यहां पे इस बात से होता है। उसके बाद में आप देखिए नेक्स्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला आपका r का रहेगा n इंटू डी एक्स डी वाई माइनस ब्रैकेट में dx इंटू डी वाई। पहली लाइन क्लियर होगी। उसके बाद में नीचे डिवाइड में आप लिखेंगे, दो अलग अलग आप अंडर रूट बना ले या सिंगल एक ही बना ले तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली ये जो पार्ट है ये वाला और एक ये पार्ट है दो, इन दोनों के बीच में गुणा करनी होती है सबसे लास्ट में। ये पार्ट क्या है? सिग्मा डी एक्स स्क्वायर गुणा एन माइनस डी एक्स का होल स्क्वायर, ये पूरा पार्ट है एक्स का। और इधर डी वाई स्क्वायर गुणा एन माइनस डी वाई का होल स्क्वायर, ये सारा पार्ट है वाई का। तो ये अंडर रूट में आपको सॉल्व करना है। फॉर्मूले को आपके लिए दोबारा से रीड कर देता हूं और आप इसे याद जरूर करें। एन इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन, दो पार्ट होंगे, एक एक्स का और एक वाई का। तो एक्स का पार्ट है सिग्मा डी स्क्वायर एक्स गुणा एन माइनस डी एक्स का होल स्क्वायर, ये एक्स का हो गया। ठीक इसी तरह से वाई का डी वाई स्क्वायर गुणा एन माइनस डी वाई का होल स्क्वायर। और यहाँ डी एक्स और डी वाई का मतलब होता है एक्स माइनस ए वाई माइनस ए। तो आप लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जब शॉर्टकट मेथड होता है तो एज्यूम्ड मीन से सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। अब डी एक्स डी वाई हमें कैलकुलेट करना आता है, इसलिए कोई इसमें ज्यादा समझने की बात नहीं। दो कैलकुलेशन इसमें आपकी और होती है, प्रोबेबल एरर जिसको हम पीई कहते हैं और स्टैंडर्ड एरर जिसको हम एसई बोलते हैं। ये एरर कैलकुलेशंस होती है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पीई और एसई कैलकुलेट करें। तो पीई प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला होता है 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन एन का अंडर रूट। अब आप देखें कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको आर होना जरूरी है, कॉरिलेशन का ही पार्ट है, आर कैलकुलेट करेंगे और फिर पीई कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद में स्टैंडर्ड एरर, तो स्टैंडर्ड एरर और प्रोबेबल एरर दोनों के बीच में अंतर इतना ही है कि इसमें ये 0.6745 नहीं होता, बाकी सेम फॉर्मूला है
1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन एन का अंडर रूट। दोनों फॉर्मूले याद हो जाएंगे बच्चों। अब उसके बाद में ये था कार्ल पियर्सन का। कार्ल पियर्सन के बाद में सेकंड मेथड जो आपके यूज आता है वो है स्पेयरमैन। स्पेयरमैन्स रैंक डिफरेंस मेथड। इसमें हमें रैंक कैलकुलेट करना होता है और रैंक के आधार पर कैलकुलेशन किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है, एक तो सिंबल इसका आर आर कहलाता है, आर फॉर कोरिलेशन, और इस आर का मतलब होता है रैंक। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जो संख्याएं होती हैं उनको रैंक प्रदान करते हैं, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। और रैंक क्या होती है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको फर्स्ट रैंक, जो सेकंड नंबर होती है उसको सेकंड रैंक। तो वही जैसे क्लास में सबसे ज्यादा नंबर आते हैं उसको फर्स्ट रैंक, जिसके कम आते हैं उसको सेकंड रैंक। तो इस तरह से रैंक देना होता है, इसलिए इसको रैंक बोलते हैं। और उन रैंक के बीच में डिफरेंस भी निकालना होता है। तो इसमें होगा क्या, आपका स्टेप 1 जिसको हम बोलते हैं वो ये होगा कि रैंक देना होता है किसको, एक्स को रैंक देंगे जिसको हम R1 कहेंगे, और y को रैंक देंगे उसको हम R2 कहेंगे। आसान है। और R1 और R2 दोनों का जो डिफरेंस है वो D कहलाता है। आसान है। R1 और R2 का डिफरेंस जो है वो D कहलाता है। और एक और चीज, R1 और R2 बहुत सिंपल था, रैंक कैसे दी जाएगी ये भी तय है, और X और Y हमेशा होंगे। इस पूरे चैप्टर में हर बार आपके पास एक X होगा और एक Y होगा, क्योंकि कोरिलेशन बिना X Y के हो नहीं सकता। कोरिलेशन दो के बीच में होता है, तो 1 X एंड 1 विल बी Y। आसान है। इस फॉर्मूले को देखें, इसमें हमने दो पार्ट किए हैं। व्हेन आइटम्स नॉट रिपीटेड, जब दो संख्याएं रिपीट नहीं होती, यानी रैंक रिपीट नहीं होता मान लो अगर एक क्लास में दो बच्चों के समान अंक आ जाएंगे तो दोनों एक ही रैंक नहीं हो जाएंगे क्या, हो जाएंगे ना, उनकी रैंक सेम हो जाएगी। तो अगर नॉट रिपीटेड मतलब रैंक समान नहीं है तब तो ये फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। आसान है। कैसे कैलकुलेट होगा वो जब हम सवाल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक एक इसका क्वेश्चन सारे आप जब देखेंगे तो वो आपको आराम से हो जाएगा। अब या शब्द का में हमने केवल इतना ही नीचे वाला हिस्सा चेंज किया है, ऊपर तो वही है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, एन स्क्वायर माइनस 1। अब आप बताओ, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये क्यूब बनेगा, और 1 को n से गुणा करेंगे तो n बनेगा। तो बात तो यही होनी है, पर लिखने का तरीका है, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। फॉर्मूले सारे आपको याद करने हैं, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। अब आता है व्हेन आइटम्स रिपीटेड। जब रैंक रिपीट हो जाती है, दो संख्याएं एक समान बार बार आ जाती हैं, तब क्या करना है, तो तब आपका फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, इतना तो है ही है, प्लस 1 अपॉन 12 एम क्यूब माइनस एम, फिर प्लस 1 अपॉन 12 एम क्यूब माइनस एम, फिर डैश 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 लगा रखा है, यानी ये चलता जाएगा। ये होता क्या है कि जितनी बार रैंक रिपीट होती है ना, उतनी बार 1/12 एम क्यूब माइनस एम लिखना पड़ता है। ये कैसे होगा वो हम सवाल करेंगे तभी समझ में आएगा, अभी सीधा नहीं बता सकता। पर जितनी बार रिपीट होता है उतनी बार ये लिखा जाता है, इसलिए इसमें डैश डैश आ जाता है। ठीक है। और m का मतलब भी रिपीटेशन से ही होता है, तो ये भी हम सवाल करेंगे तब समझ में आएगा। d का मतलब होता है R1 माइनस R2। R1 क्या है, x को जो रैंक दी वो R1, y को दे दी वो R2 हो जाएगा। ये आपके स्पेयरमैन का फॉर्मूला कहलाता है, स्पेयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड। ये आप नोट कर लें, याद कर लें, जब हम सवाल करेंगे तो इसको आपको देखना है। अब आता है थर्ड और लास्ट कोरिलेशन का तीसरा पार्ट है कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। इसका हिंदी नाम होता है संगामी विचलन रीति। क्या होता है, संगामी विचलन रीति। तो कॉन्करेंट डेविएशन मेथड का मतलब होता है, इसमें हम क्या करते हैं, स्टेप्स क्या है, अगर कोई संख्या बढ़ती है, एक संख्या की तुलना दूसरी संख्या से करते हैं, जैसे x है, इसमें 1 लिखा हुआ है, अगली संख्या बढ़ रही है ना, तो हम उसको लिखेंगे प्लस। अगर 2 के बाद में 3 बढ़ रही है तो हम उसे लिखेंगे प्लस।
यदि यहाँ पे वापस 2 आ जाता है तो 3 के बाद में अगली संख्या घट रही है तो हम उसे लिख देंगे माइनस, और अगर 2 के बाद में फिर से 2 आ जाए तो हम इसे लिखेंगे बराबर। तो हमने क्या किया, जो अंतर आ रहा है एक संख्या से दूसरी संख्या में, उसको हम अगर बढ़ता है तो प्लस लिखते हैं, घटता है तो माइनस लिखते हैं, और यदि वो बराबर रह जाता है तो बराबर लिख देते हैं। इसका मतलब है कि हम उसको एक साइन अलॉट कर रहे हैं, प्लस माइनस और बराबर। ठीक, एक्स के लिए जब आप ऐसा करते हो, ऐसा कैसा आपको वाई के लिए भी करना होगा। जब आप एक्स और वाई दोनों का इस तरीके से कैलकुलेशन कर देंगे तो उन दोनों की गुणा करनी होगी। ठीक है, आ रही है साइन की, और उस गुणा करने के बाद जितने भी प्लस के निशान है वो सी कहलाएंगे। अब गुणा में क्या होता है आपको पता है, प्लस इंटू प्लस करेंगे तो क्या होगा प्लस, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस, बराबर इंटू बराबर करेंगे तो प्लस, माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस, प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस, और बराबर इंटू प्लस करेंगे तो माइनस, और बराबर इंटू माइनस करेंगे तो माइनस। निष्कर्ष इस बात का इतना सही है कि जब संख्याएं इधर और इधर ये आपके समान हो, ये देखो, तो प्लस बनता है, और जब दोनों तरफ में जब गुणा कर रहे हैं वो असमान है तो माइनस बनता है। तो ये मैंने गुणा करी आपके सामने, इसमें प्लस के निशान कितने आए, 3 आए, तो सी का मतलब हो गया 3। बस इतनी सी बात है। तो अब इसका फॉर्मूला देखें, आर और सी। आर मतलब कोरिलेशन, सी किस बात को इंडिकेट करता है, कॉन्करेंट को। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है प्लस माइनस अंडर रूट फिर प्लस माइनस। ये क्यों है वो जब हम सवाल करेंगे तो हम उसको अच्छे तरीके से समझेंगे। 2 फॉर्मूले में है, सी का मतलब होता है पॉजिटिव साइड, और माइनस क्या होता है एन। एन का मतलब भी यहां विशेष है, एन का मतलब होता है एन में से एक संख्या कम कर दो। जैसे 7 संख्याएं थी तो एक कम कर दो 6, 10 थी तो एक संख्या कम कर दो 9, अपॉन एन, ये इतना ही करना है। इसका जो आंसर आएगा वो आपका सीधा कॉरिलेशन कॉन्करेंट मेथड से हो जाएगा। ये इतना ही सवाल है बच्चों। ये 3 फॉर्मूले आपके लगते हैं, पहला कार्ल पियर्सन, दूसरा रैंक स्पेयरमैन्स रैंक, और तीसरा हो गया कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। कोरिलेशन चैप्टर आपके रूल्स पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। आगे की क्लास में हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे, और ये जो फॉर्मूले हैं वो आप कॉपी में नोट करें, याद करें, ताकि अगली बार हम इनके सवाल को अच्छे तरीके से कर सकें। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।